बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से एक पेपर करने वाले हैं हम लोग, जिसका नाम है BEGC 110। तो बैचलर इन इंग्लिश ऑनर्स का एग्ज़ाम है। ये पेपर है में टर्म एग्जामिनेशन। ये पेपर है 2023 का। तो आज मैं तुम्हें 2 क्वेश्चन पेपर जो है वो डिस्कस करके दिखाने वाली हूँ कि कौन से क्वेश्चन जो है वो मोस्टली रिपीट हुए हैं। तो इन 2 क्वेश्चन पेपर से ही आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या तुम्हें करना है और किन चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर कर देना है। ठीक है, तो BEGC 110 ब्रिटिश लिटरेचर इन 19th सेंचुरी। अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन पेपर करे हैं, 2-3 क्वेश्चन करे, आई थिंक वो सारे 18th सेंचुरी वाले थे। ठीक है, लेकिन ये है ब्रिटिश लिटरेचर इन 19th सेंचुरी। ठीक है, तो ये वाला हम करने वाले हैं। वही थोड़ी सी डिटेलिंग है यहाँ पर। सेम 3 घंटे का पेपर है और मैक्सिमम मार्क्स उसके 100 होने वाले। अटैम्प्ट ऑल द 5 क्वेश्चन, सारे 5 क्वेश्चन है इसमें, 5 के 5 आपने करने। और ईच क्वेश्चन हैज़ इंटरनल चॉइसेस, मतलब वो आपको ना 2 क्वेश्चन में से कोई एक छांट के करना है। चॉइस मिली हुई है आपको, जैसे वो और करके होता है ना 1 और B, तो कोई भी एक करना है इसमें से। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ये वो स्टेंजाज हैं। कोई भी आपको इसमें से 4 करने हैं। 5 स्टेंजाज दिए हुए हैं, बट इनमें से कोई 4 करने हैं। 150 वर्ड्स में लिखना है और 5 नंबर का एक होने वाला है। ठीक है, तो 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है तुम्हारा। तो इसमें देख लेते हैं, ये आपको ना 5 दिए हुए हैं, EF यहाँ तक। ठीक है, कोई भी 4 कर लेना। तो इसमें से ना आपको सबसे पहले तो क्या बताना है कि जो भी ये स्टेंजाज आते हैं ना, इनमें से मेन होता है कि पोएम का नाम बताना होता है, पोएट का नाम बताना होता है और इसका मीनिंग बताना होता है। ठीक है, जो आपको स्टेंजा दिया हुआ है, ये 3 चीज़ें आपको बतानी होती है। ठीक है, इसी में आपको 5 नंबर के जितने भी जो वर्ड्स होते हैं ना, 150 वर्ड आपके आराम से हो जाते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना है, जैसे हम लोग हिंदी में करते हैं ना व्याख्या। हिंदी में याद है, व्याख्या करने के लिए बोलते हैं कि निम्नलिखित लाइन्स की सब प्रसंग की व्याख्या कीजिए। तो ये वही इंग्लिश में आपने व्याख्या करनी है, एक्सप्लेनेशन बोलते हैं उसको। खैर इतना कुछ मैं पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये पहला वाला स्टेंजा मैं बता देती हूँ किस पोएम से आया है और क्या इसका मीनिंग है। तो ऐसे ही आपको सारे करने पड़ेंगे। तो ये जो पोएम है, ये पोएम का नाम है एल्फ्रेड, और जो इसके पोएट हैं वह है लॉर्ड टेनिसन। ठीक है, ये 2 चीज़ें तो आपको लिखनी ही है। बाकी जो इसका जो डेफिनेशन है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ मैं कि ब्रेक 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 ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन्स ऑफ सी, एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर द थॉट्स दैट अराइज इन मी। सो द नैरेटर इज़ इन दिस लाइन्स। अगर तुम पूरी पोएम पढ़ोगे तो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट थोड़ा सा बता देती हूँ कि इन दिस पोएम द नैरेटर इज़ जस्ट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द सी। ठीक है, एंड ही इज़ टॉकिंग टू द सी एंड द विद सी वेव्स। ठीक है, क्या बातें कर रहे हैं वो, कि जो नैरेटर है, ही इज़ एक्चुअली वेरी सैड बिकॉज ही लॉस हिज 2 फ्रेंड्स, 2 close friends in the poem. So he is talking about that grief, that his heart is full of grief. So break break break, the break break means on the cold grey stones symbolize the narrator's inability to express his grief. grief तो पता है ना, दुख, सैडनेस, तकलीफ। तो इसमें जो नैरेटर है ना, वो अपनी जो पीड़ा है, जो दुख है, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। ठीक है, मेन इन पोएम्स का मतलब यही है। तो नैरेटर इज स्टैंडिंग ऑन द सी शोर, सी शोर मतलब समुद्र के किनारे, मोर्निंग द डेथ ऑफ अ क्लोज फ्रेंड एंड आस्क द वेव्स टू ब्रेक 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 ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन्स। और जो कोल्ड ग्रे स्टोन्स है ना, ये इसका मतलब है द हिज हार्ट इज फुल ऑफ ग्रीफ। ठीक है, उसका जो हार्ट है ना, दिल है, वो दुख से भरा हुआ है, तकलीफ़ों से, इसीलिए इसको कोल्ड ग्रे स्टोन को सिम्बलाइज किया है। तो नैरेटर यूजेस द वेव्स। अब वेव्स कहाँ पर है इसमें, सी वेव्स ही तो होती है ना। तो जो वेव्स हैं, ही इज़ यूजिंग द वेव्स टू डू हिज क्राइंग फॉर हिम। मीन्स लाइक जो लहरें हैं ना, दे आर क्राइंग फॉर द पोएट। ठीक है, ये इस तरह से उसने सिम्बलाइज किया है उसको। एंड देन जेलसी लुक्स एट द यंग मैन हु स्टिल हैव वॉइसेस टू यूज़ फॉर प्ले एंड सॉन्ग। तो बेसिकली जो है आपकी पोएम है, ये दिस पोएम एक्सप्लोर्स थीम ऑफ, मतलब इसकी थीम क्या है,
क्या बेसिक इसका सब्जेक्ट क्या है इस लिखने का, वो है सैडनेस, ठीक है, एंड सम इम्परमानेंस एंड डिफ़िकल्टी। इम्परमानेंस, परमानेंस क्या, इम्परमानेंस मतलब जो भी कुछ जो परमानेंट नहीं है, ठीक है, एंड डिफ़िकल्ट टू मूव ऑन। इसका क्या मतलब हुआ कि किसी चीज़ को भूल के आगे बढ़ जाना। तो इसमें 3 चीज़ों को बेसिकली बताया है कि जो सैडनेस है, पोएट ने अपनी सैडनेस बताई है, और जो चीज़ें परमानेंट नहीं है जैसे कि लाइफ, जीवन है ना, परमानेंट नहीं है, इम्परमानेंस, एंड डिफ़िकल्ट टू मूव ऑन, और किसी को भूल के मतलब बहुत जल्दी आगे बढ़ जाना, वो दैट्स नॉट ईजी, इट्स डिफ़िकल्ट। तो बेसिकली उसने अपने दोस्तों को जो खोया है उसके बाद वो जो उसका द हार्ट इज़ फुल ऑफ grief and sadness. So he is talking to the sea that the seashore break on cold grey stones, कि जो अपनी भावनाएं जो मैं बता नहीं पा रहा हूँ, ठीक है ना, तो वो बस उनसे बातें कर रहे हैं कि, और जो द हार्ट ऑफ द नैरेटर्स ग्रीफ, मतलब कि जो उसका जो दिल भरा हुआ है दुख से, अपने दोस्तों के खोने से, जो लाइफ जो ख़त्म हो गई है, तो वो अपने करीबी दोस्तों की मौत का ना शोक मना रहा है, ठीक है, एक तरह से शोक मनाना बोलते हैं जिसको, ठीक है। और जो लहरें हैं, जो ये हैं कोल्ड ग्रे स्टोन्स, इनको तो वो टूटने और मतलब टूटने के लिए बोल रहा है कि जैसे दुख टूटता है ना, जैसे दिल टूटता है जब किसी को हम खोते हैं, और जो ये कोल्ड स्टोन्स हैं, ये दुख के जो कठोर हृदय का प्रतीक है। जो स्टोन बताया ना, ग्रे स्टोन, कोल्ड ग्रे स्टोन, मतलब ये सिंबलाइज किया है कि जो एक ऐसा मन जो कठोर है और दुख से भरा हुआ है, ठीक है। और लहरों को बोल रहा है कि तुम, मतलब उनको सिंबलाइज किया है कि तुम मेरे लिए रो, मतलब मेरे लिए जो वो रो नहीं पा रहा है ना, वो अपनी जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो वो लहरों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि, या उसको सिंबलाइज कर रहा है कि तुम मेरे लिए उस ग्रीफ के लिए, मतलब रोने की आवाज़ निकालने के लिए उनको उपयोग कर रहा है यहाँ पर। ठीक हो गया यहाँ पे, नेक्स्ट कर लें। तो ये जो पोएम्स हैं ये भी सेम वही अल्फ्रेड पोएम से ली गई हैं, और जो राइटर है वो है टेनिसन, ठीक है। इन पोएम्स का मतलब क्या है इसे बताना है कि जो लाइंस है वो इट अपीयर्स लाइक द when Sir Lancelot rides by the river and his image is flashed into Lady Charlotte's mirror। कहने का मतलब ये है कि जब तुमने जब पूरी पोएम पढ़ी होगी ना, जब सर लैंसलॉट जब अपने उस पर एक नदी के किनारे जा रहे होते हैं, जब when he was walking by the bank of the river, और उनकी जो इमेजेस होती हैं वो जो लेडी शार्लोट हैं उनके क्रिस्टल मिरर पर पड़ती हैं, उसमें शाइन होती हुई दिखती है। तो जो लेडी ऑफ शार्लोट है वो एक ऐसी लेडी है जो एक नदी के किनारे पर फ्रॉम द बैंक टू बैंक एंड फ्रॉम द रिवर ही फ्लैश्ड इनटू द क्रिस्टल मिरर टियर लियर बाय द रिवर सेंग सर लैंसलॉट। वो जो लेडी है वो एक रिवर के किनारे एक आइलैंड पर रहती हैं, ठीक है। और जो आइलैंड पर एक टावर होता है ना, तुमने देखा होगा, उसमें जो है वो उसमें एक जो मिरर है उसमें ना अपनी तस्वीरें बनाती रहती है। तो जो मिरर है वो उसे एक्चुअली जो आउटसाइडर जो नेगेटिविटी होती है या फिर कुछ पावर्स जो बाहरी ताकतें बोलते हैं जिनको, उनसे इन्फ्लुएंस हुए बिना दुनिया को देखने की एक उसको परमिशन देती है, मतलब। तो जब जो सर लैंसलॉट जब वहाँ से गुजरते हैं तो जो लेडी है वो एकदम से चलना बंद कर देती है और जो मिरर है वो टूट जाता है। तो ये उनकी ना कलात्मकता और उनके एकाकीपन के बीच की कड़ी को दर्शाता है। मतलब जो लेडी है, दिस पोएम सिंबलाइजेज द लिंक बिटवीन आर्टस्ट्री और आइसोलेशन, कला और एकाकीपन। तो इन दो चीज़ों का ये मिश्रण है ये जो पोएम्स है। तो वो आपको यहाँ पे बताना है कि जो लैंसलॉट है वो क्या फील कर रहे हैं और जो लेडी है उसका क्या फीलिंग है, मतलब क्या है, कौन है वो, थोड़ा सा उसके बारे में बता देना है, बस इतना सा ही। ये वाला कर लेते हैं। फियर डेथ टू फील द फॉग इन माई थ्रोट। फील द फॉग इन माई थ्रोट मतलब गले में कुछ
फोगी सा फील करना, मतलब जैसे हम रोते हैं तो गला रुंध सा जाता है ना, वो वाला। द मिस्ट इन माई फेस, मिस्ट क्या होती है? स्नो, जो बारीक वाली स्नो होती है ना। व्हेन द स्नो बिगिंस एंड द ब्लास्ट डी नॉट, आई एम नियरिंग द प्लेस। बेसिकली पहले तो इस पोएम का नाम देख लो। पोएम का नाम है फ्रोस्पाइस, और राइटर कौन है इसके? रॉबर्ट। ये सारी की सारी ना आपको पढ़ के जानी पड़ेंगी, तभी ढंग से नंबर आ पाएंगे, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें तो बिल्कुल लिख के ही आना, जो भी स्टैंजा तुम करने वाले हो, जो तुम्हें अच्छे से आते हैं। मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ, फ्रोस्पाइस, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो राइटर हैं वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये जो लाइंस हैं ये सबसे ज़्यादा जो एक्सप्रेस करती हैं वो डेथ को बता रही हैं यहाँ पर। द फियर ऑफ डेथ, आप ऐसे बोल सकते हो, फियर ऑफ डेथ। So, in this poem, in these lines, the speaker welcomes death and he determined to face it bravely. मतलब मौत तो आनी है, मृत्यु सबको आनी है, बट इसको ब्रेवली, बहादुरी से हम सबको उसका सामना करना है, उनका ये मतलब है। तो द स्पीकर बिलीव्स दैट द रिवार्ड ऑफ फाइटिंग द बैटल ऑफ डेथ, द रिवॉर्ड ये जाएगा ना, बिगिन एंड द ब्लास्ट डिनोट, कि जब ये सारी चीज़ें आती है ना, द रिवॉर्ड ऑफ फाइटिंग द डेथ, द बैटल ऑफ डेथ, जब हम मृत्यु की जो लड़ाई, जीवन और मृत्यु की जब लड़ाई लड़ रहे होते हैं, तो दैट विल बी वर्थ इन द एंड एंड दैट सोल विल बी रीयूनाइट विद द गॉड। मतलब कि जो हम जो मृत्यु की जो लड़ाई लड़ने का जो हमें लास्ट में जो एक इनाम मिलता है, इनाम तो क्या मतलब, इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि जो हम एक संघर्ष हमारा चलता रहता है ताउम्र, तो वो उसका जो रिज़ल्ट होगा वो हमेशा लास्ट में पॉजिटिव ही होगा। और पॉजिटिव कैसे होता है कि जो सोल है हमारी वो कहाँ मिल जाती है? गॉड से। यही तो होता है ना कि आत्मा का ईश्वर के साथ एक मिलन हो जाता है। द एंड। ओ सर, शी स्माइल्ड नो डाउट वेन एवर आई पास्ड हर, बट हु पास्ड विदाउट मच द सेम स्माइल। This grew, I gave commands, then all smiles stopped together. So, ये जो पोएम है आपकी, इसके तो देखो जो लास्ट डचीज़ है एक तो वो वाली, और जो हमने शुरू में करी है ना तो जो स्टैंजास की हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों ही पोएम से बड़े क्वेश्चन भी आएंगे और छोटे क्वेश्चन भी आएंगे। तो सबसे पहले तो जो पोएम का नाम है वो है माई लास्ट डचीज़, ठीक है। तो ये जो पोएम्स हैं इनको ठीक से कर लेना, अच्छे से करके जाना, आई मीन। और राइटर कौन है, किसने लिखी थी? रॉबर्ट ब्राउनिंग। हर सेशन में इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो प्लीज़ इनको छोड़ना मत, इन दोनों पॉइंट्स को। सो दीज लाइन्स कन्वे द ड्यूक्स फ्रस्ट्रेशन। इसमें ड्यूक पता होगा ना, पढ़ के जाना, इसीलिए बोल रही हूँ। ड्यूक की जो फ्रस्ट्रेशन है ना विद हिज डचीज़ बिहेवियर, जो उसकी डचीज़ का जो बिहेवियर है, ठीक है, उसकी वजह से जो राइटर है जो अपनी फ्रस्ट्रेशन बता रहा है, वो एक्चुअली इवेंचुअली डिसीजन टू हैव हर मर्डर्ड। आई मीन टू से द ड्यूक इज़ फ्रस्ट्रेटेड दैट द डचीज गेव हिम द सेम स्माइल एज एवरीवन एल्स। मतलब इसमें कुछ नया नहीं है, वो कुछ स्पेशल उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलता। इंस्टेड ऑफ बीइंग मोर एक्सक्लूसिव, वही बात हो गई है ना। तो ही बिलीव्स दैट शी वॉज अनफेथफुल एंड इनसिंसियर। ये डचेस के बारे में बोल रहा है कि वो जो थी वो अनफेथफुल, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, और अनसिंसियर मतलब इनसिंसियर थी उसके लिए, ड्यूक के लिए, ठीक है। एंड दैट हर बिहेवियर टुवर्ड्स हिम वॉज फेल्ड, मतलब जो व्यवहार था वो उसका ड्यूक के प्रति कैसा हो गया था, दिखावा टाइप का, ठीक है। ये उसका मतलब है लाइन का। तो जो ड्यूक के जो आदेश बोलते हैं ना, से ये संकेत मिलता है या ये आप मैसेज मिलता है कि उसने किसी को मतलब जो डच थी उसको मर्डर करने का वो दिया था, ऑर्डर दिया था। तो हो सकता है कि उसने अपने आदमियों को उसे मार डालने का आदेश दिया हो, ऑर्डर दिया, क्योंकि वो दूसरों के प्रति जो है वो ज़्यादा विनम्र थी, सॉफ्ट थी, बट नॉट विद द ड्यूक। तो ये थोड़ा सा उसको फ्रस्ट्रेशन बतानी है आपने इस पॉइंट में। लास्ट इनमें से शेफर्ड एंड लॉरा स्टार्टेड लिजी, ये वाला कर लेते हैं बस, ठीक है, सारे नहीं करेंगे। गो फॉर द कॉल यूज शेफर्ड फ्रॉम द हिल, गो शेफर्ड एंड यूनाइट
the fatal cords, no longer leaves the wistful flock and field, nor let the bowling flocks rack their throats, nor the cropped herbage shoot another head. तो ये जो पोएम ली गई है, ये जो स्टेंजास हैं, ये है, इस पोएम का नाम जो राइटर हैं वो है आपके मैथ्यू अर्नोल्ड, और जो पोएम का नाम है वो है द स्कॉलर से, ठीक है, ये पोएम का नाम है, ये पोएट, दिस इज़ पोएम। तो इसमें जो बेसिकली जो बताया गया है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, आगे भी क्वेश्चन करना है। जो इन द एक स्पेशलाइजेशन इसमें बताया है कि द राइटर जो है ही एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ स्पेसिसिज्म, द सर्च फॉर मीनिंग एंड द कंट्रास्ट बिटवीन द आइडियल एंड द रियल वर्ल्ड। मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि जो राइटर है वो जो है वो एज ए स्टूडेंट को जिस तरह से वो एक पोर्ट्रे कर रहा है इसमें, मतलब स्टूडेंट के ज़रिए वो एक रियल वर्ल्ड और एक आइडियल वर्ल्ड के बारे में एक थोड़ा सा जो इलस्ट्रेशन है उसको थोड़ा सा शो करने की कोशिश की गई है कि इसमें जो एक पुअर स्टूडेंट है हु वेंट टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड आफ्टर दैट ही क्विट हिज स्टडीज़ टू रन ऑफ विद अ बैंड ऑफ, क्या था, जिप्सीज, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो स्टूडेंट है वो आया तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी करने के लिए था, बट वो सारे अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के जो जिप्सीज होते हैं, एक बैंड ऑफ जिप्सीज का था, तो वो उनके साथ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जो स्कॉलर है ही थ्रोली डिसइल्यूजन्ड बाय लाइफ इन द मॉडर्न वर्ल्ड and he wishes to proclaim his individuality in an increasing conformist society। मतलब उसके बाद जो राइटर है, जो ये स्टूडेंट है, ये किस तरह से खुद को जो एक रियल वर्ल्ड और जो प्रोक्लेम, मतलब एक अपने आप को जो उसकी इंडिविजुअलिटी होती है उसके साथ जो रियल वर्ल्ड है कि जो असली दुनिया है, मतलब समाज हमारा और दुनिया कैसे चलती है, उसके बीच में जो इल्यूजन दिखाया है ना, उसके बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट्स हो गई हैं यहाँ पर, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें है सीधा सीधा बताया है कि 5 वर्ड में लिखना है आपने। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 500 वर्ड्स। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको फ़ायदा क्या मिल रहा है कि यहाँ पे ना ऑप्शन दिया हुआ है, या तो ये कर लो या फिर ये वाला कर लो। तो राइट ए डिटेल नोट ऑन द कंडीशन ऑफ द पुअर एज वेल एज द एरिस्टोक्रेसी। पुअर एरिस्टोक्रेसी, पुअर मतलब गरीब, एरिस्टोक्रेसी मतलब रिच हाई क्लास, एज डिपिक्टेड इन द नॉवल अ टेल ऑफ 2 सिटीज़। पहले तो देखो इसको ना तुम 2 स्टार लगा लेना, ठीक है। इसमें से दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मतलब ऑप्शन में भी सेम उसी पोएम से लिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको छोड़ना मत, इसको अच्छे से करके जाना, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में दिखाऊंगी ना, उसमें भी तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो या तो आप ये फर्स्ट वाला कर लो या सेकंड कर लो। हाउ हैज़ डिकन्स रिप्रेजेंटेड द रेवोल्यूशनरीज इन अ टेल ऑफ 2 सिटीज़, डिस्कस इन डिटेल, बस ये करना है। जो ये दोनों क्वेश्चन है, इसमें आपको या तो आप ये वाला कर लेना या ये कर लेना। इसमें क्या बताना है आपने कि राइट द डिटेल नोट ऑन द कंडीशन। आपने कंडीशन बतानी है इस नॉवल में जो राइटर ने किन के बीच में बताई है, पुअर की और एरिस्टोक्रेसी की, मतलब एक लाइफस्टाइल जो कि गरीबों की थी और एक एरिस्टोक्रेसी, जो इन दोनों के बीच का जो एक जीवन चरित्र आपने बताना है यहाँ पर कि राइटर ने किस तरह से बताया है कि इनकी क्या लाइफस्टाइल थी और जो अमीर लोग थे, जो हाई क्लास रिच क्लास थी, उनकी क्या लाइफस्टाइल थी, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि उनकी क्या कंडीशन थी। बात तो खैर एक ही हो गई ना। हम करने वाले हैं ये वाला क्वेश्चन, ये आप इजीली कर सकते हो आप इसको। तो हाउ हैज़ डिकन्स रिप्रेजेंटेड द रेवोल्यूशनरीज इन अ टेल ऑफ 2 सिटीज़, डिस्कस इन डिटेल। कि जो डिकन्स है उन्होंने किस तरह से जो रेवोल्यूशनरीज हैं, जो क्रांतिकारी लोग हैं, उनको अपने नॉवल में किस तरह से रिप्रेजेंट किया है, किस तरह से पेश किया है, कैसे बताया है, मतलब वो कैसे थे, क्या करते थे, जो किस तरह से वो रेवोल्यूशनर अपने आप को प्रेजेंट करते थे। तो वो इस बारे में हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो डिकन्स हैं वो जो रेवोल्यूशनरीज थे उनको किस नाम से बुलाते थे, जैकरी। जैगरी मत कर देना, वो गुड़ होता है, जैकरी के नाम से बुलाते थे, ठीक है, मतलब उनको रेफ़र करते थे। तो जो ये नाम है ना, तो दिस नेम इज़ ड्राइव्ड, कहाँ से लिया गया ये नाम,
फ्रॉम द प्रीवियस फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी ना 1358 में, ठीक है। तो ये उन्होंने जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये नाम लिया गया था, उन रेवोल्यूशनरीज को ये बुलाते थे डिकेंस, जो हुई थी 1358 में। तो कुछ और भी चीज़ें थी जिनके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो डिकेंस हैज़ पोर्ट्रेड द रेवोल्यूशनरीज एज सेल्फिश, कि वो उनको सेल्फिश भी बोलते हैं और एट द सेम टाइम ब्लडी, ठीक है, ये उनको बुलाते थे। फिर जो है जो डिकेंस है, ही ऑल्सो शोज दैट जो रेवोल्यूशनरीज हैं दे यूज़ एक्चुअली क्या ऑपरेशंस एंड वायलेंस। अब अगर रेवोल्यूशनरीज हैं तो ये सब तो करेंगे ही, एंड वायलेंस, ठीक है, ऑपरेशंस एंड द वायलेंस, ठीक है, टू एडवांस देयर सेल्फिश एम्स, मतलब अपने जो सेल्फिश एम्स हैं उनको पूरा करने के लिए वो ये सारी जो चीज़ें हैं इनको यूज़ करते थे, ठीक है। थर्ड पॉइंट आ जाएगा कि जो डिकेंस है, ही शोज दैट रेवोल्यूशन ऑल्सो इनएविटेबल, जो रेवोल्यूशन है दैट इज़ स्क्रीन पे ना थोड़ा लिखना मुश्किल रहता है। सो द रेवोल्यूशनरी ऑल्सो इनएविटेबली लीड्स टू टायरनी। टायरनी क्या होता है? तानाशाही। कि जो रेवोल्यूशनरीज हैं, जो रेवोल्यूशन है वो एक जो तानाशाही होती है, जो क्रांति उत्पीड़न, उसकी तरफ भी लेके जाती है। इनके बारे में ये बोल रहे हैं। और जो डिकेंस है, ही ऑल्सो शोज दैट whoever इज़ इन पावर, कि पावर में चाहे जो भी है, सत्ता में, ताकत जिसके पास भी है, ही मे बी टेम्पटेड टू यूज़ हिज फुल पावर्स, वो तो है ही, ऐसा ही तो होता है ना, जो पावर में होगा वो अपनी सारी ताकतें तो यूज़ करेगा ना। एंड ही ऑल्सो सेज दैट द ओनली वे टू ब्रेक अ रेवोल्यूशन इज़ यूज टू जस्टिस एंड मर्सी, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मर्सी। सो थोड़ा सा अगर मैं हिंदी में आपको बता दूँ तो डिकेंस जो है वो क्रांतिकारी को क्या बोलते हैं? स्वार्थी और ब्लडी, खूनी। फिर वो क्या बोलते हैं कि जो क्रांतिकारी है वो उत्पीड़न और हिंसा, ऑपरेशन एंड वायलेंस, उत्पीड़न और हिंसा का यूज़ अपने सेल्फिश एम्स को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। और फिर क्रांति भी जो है अनिवार्य रूप से क्या हो जाती है? अत्याचार की ओर लेके जाती है। फिर जो डिकेंस हैं वो ये भी बताते हैं साथ साथ अपने पॉइंट्स में कि जो भी सत्ता में है वो अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और प्रलोभित भी कर सकता है, मतलब किसी को लालच दे के भी अपना काम निकलवा सकता है। और वो एक ये भी है कि डिकेंस ने ये भी बताया कि जो क्रांति को तोड़ने का एकमात्र तरीका क्या होता है? न्याय और दया का इस्तेमाल करना, यही तो होता है ना। तो अ टेल ऑफ टू सिटीज़ में जो क्रांतिकारियों के कुछ और भी पात्र थे, जैसे जैक्स फॉर, एक प्रमुख जो रेवोल्यूशनर था जो अपनी क्रांति को महान उद्देश्य के रूप में देखता है। फिर है मैडम डिफोर्स, जो एक प्रतिशोधी क्रांतिकारी, जो अपने पति अर्नेस्ट से थोड़ी सी ज़्यादा मतलब हाइपर है और ब्लडी है। और फिर जैक्स 1, 2 और 3 अर्नेस्ट डिफोर्स के क्रांतिकारी ये मतलब लोग थे, ठीक है। तो ये कुछ आपने इस तरह से थोड़ा सा बता देना है, इसके कैरेक्टर बता देना है कौन कौन से हैं इसमें। और ये जो बेसिकली तो जो ये क्रांतिकारी लोग थे ना, इनके बारे में आपने बताना है। सेल्फिश थे, ब्लडी थे, वायलेंस यूज़ करते थे और तानाशाही, अत्याचार की ओर लेके जाते थे बेसिकली, ठीक है। और जो पावर में होते हैं वो अपने सारे पावर्स का यूज़ करते थे। और जो भी क्रांति है उसको तोड़ने का एक मेन जो साधन था, जरिया था, वो था जस्टिस और न्याय। इस तरह से आपने थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिखना, क्योंकि 20 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है अपना, हाँ, अब तुम ये क्वेश्चन देख रहे हो तीसरा, इसमें ये थर्ड क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक ये वाला एक ये वाला, लेकिन कहाँ से है? द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, ठीक है, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, मतलब 2 क्वेश्चन एक ही नॉवल में से आ रहे हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी बिल्कुल डेफिनेटली आएगा, क्योंकि ऑप्शन में कुछ और है ही नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो फेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, डू यू एग्री विथ रीजंस फॉर योर आंसर। कि जो फेट है, भाग्य जो है, क्या वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस नॉवल में, बताया गया है ऐसा। तो क्या आप एग्री हो? कुछ कारण सहित व्याख्या करें।
फिर दूसरा क्वेश्चन इसने थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ लिया है कि अटेम्प्ट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ एलिजाबेथ जेन एंड डिस्कस हर रोल इन द नॉवल। जो एलिजाबेथ जेन है इनका कैरेक्टर स्केच, चरित्र चित्रण करना है आपने, और उनका क्या रोल था इस नॉवल में, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में। तो जो आपको जो अच्छे से आता है वो कर लो, मैं यहाँ पर ये वाला करने वाली हूँ। तो ये वाला कर लेते हैं हम। सो इट्स जो एलिजाबेथ जेन है, एक तो ये कैरेक्टर है जेन, इसका पूरा नाम था एलिजाबेथ जेन न्यूसन। न्यूसन, नॉनसेंस नहीं, न्यूसन, ठीक है। और जो राइटर कौन है इसके, थॉमस हार्डी, ओके। और जो नॉवल है उसका नाम तो आपको पता ही है, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। तो इसमें जो ये जो एलिजाबेथ हैं इनको किस तरह से बताया गया है कि शी इज़ अ मॉरल कंपास। ये अब ना उनकी खूबियाँ हैं, उनको लिख देना है, मॉरल कंपास एंड नेचुरल इंटेलिजेंस, ये बताया उनके बारे में, ठीक है। इट्स अ सिंबल ऑफ, ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है, सिंबल ऑफ मॉरल कंपास एंड नेचुरल इंटेलिजेंस प्लस ऑनेस्टी। ये उनके एक तो कैरेक्टर स्केच की मेन चीज़ें हो गई यहाँ पर। फिर आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि उनका बैकग्राउंड क्या था, कैसे वो ट्रांसफॉर्मेशंस हुई इस कैरेक्टर में, क्या क्वालिटीज़ थी, क्या उनका रोल था। रोल तो खैर पूछा ही है इसमें। तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा ना पॉइंट वाइज लिखते जाना। तो पहला जैसे आप बनाए, मैं लिख देती हूँ उसमें बैकग्राउंड, अगर आप लिखेंगे कि क्या उनका बैकग्राउंड रहा है इस पोएम में, तो उसमें लिखेंगे कि एलिजाबेथ जेन इज़ द डॉटर ऑफ सुजैन एंड न्यूसन। सुजैन एंड न्यूसन की डॉटर थी, एंड शी ग्रोज अप इन पुअर्टी एंड इज़ अवेयर ऑफ प्रॉपर बिहेवियर। कि वो गरीबी में तो पैदा होती है, लेकिन वो जो उसका बिहेवियर होता है, शी वॉज प्रॉपरली इन अ गुड बिहेवियर, प्रॉपर बिहेवियर वाली लड़की थी वो, ठीक है। सॉरी, ये आ जाएगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड आप बता देना, कैसे कहाँ जन्म हुआ था, कौन माँ बाप थे, ठीक है, और किन किन कंडीशंस में पैदा हुई थी, क्या माहौल था, इस तरह से बता देना। सेकंड आ जाएगा आपका क्वालिटीज़, कि उसकी क्या खास क्वालिटीज़ थी। तो क्वालिटीज़ में आप लिखेंगे कि एलिजाबेथ जेन इज़ अ काइंड थी, सिंपल एंड अनएजुकेटेड। गरीब थी तो देखो अनएजुकेटेड ही हो सकते हैं ना। तो शी इज़ ऑल्सो राइटियस विदाउट बीइंग प्रीची एंड ब्यूटीफुल विदाउट बीइंग फ्लैशी। तो इसमें थोड़ा सा आप ये बता देंगे कि एक तो वो मतलब एक होता है बिना, एक तो धार्मिक लोग होते हैं, ठीक है, एक होते हैं बिना भाषणबाजी किए हुए, कुछ फालतू का बोलना नहीं, लेकिन वो धार्मिक है, रिलीजियस है बाय हार्ट, और बिना दिखावट के वो, मतलब दिखावटी नहीं है, और दिखावटी हुए बिना भी वो क्या है, ब्यूटीफुल है। मतलब इसको आप ये बोलेंगे कि वो काइंड है, सिंपल है, अनएजुकेटेड है, धार्मिक है, लेकिन दिखावा नहीं करती है कि मैं धार्मिक हूँ, और बिना किसी मेकअप के या बिना किसी दिखावे के वो ऑलरेडी नेचुरल ब्यूटीफुल है। ये हो गया। फिर ट्रांसफॉर्मेशन लिख देना, एक ट्रांसफॉर्मेशन कि क्या परिवर्तन होता है उसके जीवन में और कैसे होता है। तो इसमें आप लिखेंगे कि जो एलिजाबेथ जेन है, शी अंडर गोज ए ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे कि ओवर द कोर्स ऑफ द नॉवल, मतलब जैसे जैसे आप नॉवल पढ़ते जाएंगे, पहले तो आप जैसे आप देखेंगे कि वो कहाँ पर पैदा होती है, कौन कौन उसके माँ बाप हैं, ठीक है, काइंड है, सिंपल है, ठीक है, पुअर है, और बट विद प्रॉपर बिहेवियर वाली लड़की है। लेकिन उसके साथ साथ जो धीरे धीरे जो उसके जो कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसमें क्या होता है कि वो फिर स्टार्ट करते थे ड्रेसेस वेयर करना स्टार्ट कर दी थी, लाइक अ लेडीज़ की तरह, ठीक है, लाइक अ लेडी, मतलब प्रॉपरली ड्रेसअप रहना उसको आ जाता है। रीड वोरेसियसली एंड ट्राइज टू रिमूव हर कंट्री डायलेक्ट फ्रॉम हर स्पीच। इसका मतलब ये हुआ कि जो एलिजाबेथ जेन है, उनकी जब हम भूमिका के बारे में बात करते हैं ना, तो इसमें सबसे पहले तो नहीं, जो हम बात करें ट्रांसफॉर्मेशन का, उसमें ये एक तो महिलाओं की तरह कपड़े पहनने लगती है, खूब स्टडी करती है, और अपनी जो उसकी जो बोली होती है ना, खुद की बोली, जिस भाषा में वो बात करती है, जिस लोकल लैंग्वेज में बात करती है, उसको ना, उसमें से वो जो रूरल टच होता है उसको हटाने की कोशिश करती है।
मतलब थोड़ा सा अपने आप को एडवांस करने की कोशिश करती है। जैसे हम लोग मान लो कोई गांव से कोई बच्चा आता है, मान लो दिल्ली आ गया, मुंबई आ गया, तो जब जैसे जैसे वो धीरे धीरे प्रॉपर हिंदी बोलना सीखता है और या फिर प्रॉपर इंग्लिश बोलना सीखता है, तो उसकी कोशिश ये रहती है कि जो उस गाँव का टच होता है ना उसकी एसेंट में, उसको वो हटाने लगता है, ताकि वो प्रॉपर एक जो एसेंट है, इंग्लिश हो या हिंदी हो, उसको वो अच्छे से अपनी कम्युनिकेशन में यूज़ कर सके। तो वही जो है वो जेन कर रही थी अपने इस नॉवल में। ठीक है, तो ये हो गया। फोर्थ पॉइंट आ जाएगा सफरिंग्स। सफरिंग्स कि उसके जीवन में क्या क्या दुख थे, है ना। देखो, जो एलिजाबेथ जेन है, शी एक्सपीरियंसेस मच हार्डशिप ओवर द कोर्स ऑफ द नॉवल, बट शी ऑल्सो मेंटेन्स एन इवन टेम्परामेंट मतलब एक थोड़ा सा अपना जो एक नेचर का एक जो टेम्परामेंट होता है ना, हर किसी का अपना अपना होता है, कोई शांत होता है, कोई गुस्सैल होता है। तो और सी सफर्स इन द सेम वे शी लिव्स विद अ क्वाइट काइंड ऑफ सेल्फ पोजेशन एंड रिजॉल्व। मतलब कि जैसे जो उपन्यास जो ये नॉवल है, इसमें इसमें एलिजाबेथ जेन को ना बहुत सारी जो कठिनाइयाँ कह लो उसका सामना करना पड़ता है, बट वो क्या होता है कि अपना जो संयम होता है, टेम्परामेंट, उसको बनाए रखती है और उसी के साथ अपने इसी टेम्परामेंट के साथ जो है वो सारी जो दिक्कतें होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको झेलती चली जाती है। एक जो सेल्फ कंट्रोल होता है ना, मतलब एक आत्म शांति के लिए आत्मनियंत्रण और दृढ़ संकल्प के साथ। ठीक है, ये उसकी सफरिंग्स हो गई। सफरिंग के साथ साथ उसने किस तरह से चीज़ों को मतलब कठिनाइयों का सामना किया। फिर जो रोल आ जाएगा, रोल में आपको थोड़ा सा ये लिखना है आपने कि जो एलिजाबेथ जेन है, एक तो वो मेन जो कैरेक्टर है वो नहीं है। ठीक है, शी इज़ नॉट अ मेन कैरेक्टर। ठीक है, मेन कैरेक्टर ये हो गया, लेकिन वो एक ऐसी नैतिक दिशा निर्देशक क्या होता है, कंपास के रूप में कार्य करती है। और एक वो ही शी इज़ यू कैन से अ फ्लावर ऑफ नेचर, या इट्स अ ब्यूटीफुल नेचर, और शी इज़ अ शी सर्व्स एज अ मोरल कंपास, बट शी इज़ द फ्लावर ऑफ नेचर। फ्लावर ऑफ नेचर, प्रकृति का फूल अगर हम बोले तो इसे। ठीक है, तो इस तरह से आपने आप इस क्वेश्चन को हम यहाँ कंप्लीट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, अटेम्प्ट अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पोएम यूलिसिस बाय टेनिसन। तो ये टेनिसन की पोएम है यूलिसिस, इसके बारे में आपको क्रिटिकल एनालिसिस करना है। ठीक है, आलोचनात्मक विवरण, इसी का एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है इसमें, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम टू मार्गरेट, गिव अ डिटेल्ड आंसर। सेकंड में है कि आपको इसका जो थीम बतानी है, ये जो पोएम है ना द मार्गरेट, इसका सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया को आप बोल सकते हैं कि थीम, कि क्या थीम है इसकी या इसका क्या आइडिया है, मतलब क्या है इसमें ऐसा, वो बताना है आपने। जो नैरेटर है वो क्या आइडिया बताए। जैसे एक मूवी थी ना थ्री इडियट, उसकी क्या थीम थी, बेसिकली उसकी थीम थी एजुकेशन सिस्टम, यही था ना। तो ऐसे ही आपने इसके बारे में बताना है, द टू मार्गरेट, और या इसमें से जो आपको अच्छे से आता है वो कर लो। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, अटेम्प्ट अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पोएम यूलिसिस बाय टेनिसन। सो ये जो पोएम है ये इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूँ कि जो यूलिसिस थीम, जो मतलब अगर आप इसके थोड़ा सा थीम में जाओगे ना कि इसमें बताया क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि द सर्च फॉर एडवेंचर, बेसिकली इसका ये मतलब है, सर्च फॉर एडवेंचर, है ना, एडवेंचर की खोज में। तो द सर्च ऑफ एडवेंचर एंड हीरोइज्म इज़ परहैप्स द सेंट्रल थीम ऑफ यूलिसिस। मतलब एक तो होता है कि जैसे जो नैरेटर है वो इसमें बताना चाह रहा है कि जो एडवेंचर जिसको हम बोलते हैं ना, एडवेंचर किसी का भी हो सकता है, हिल्स में जाके एडवेंचर कर सकते हो आप, फॉरेस्ट में जाके कर सकते हो, है ना। मतलब एक प्रकृति का चरित्र चित्रण कह सकते हो, और हीरोइज्म। ठीक है, एडवेंचर प्लस हीरोइज्म, ये दो चीज़ों को इसमें बताया गया है कि जो सेंट्रल आइडिया है इस थीम का, यूलिसिस का। तो यूलिसिस जो है वो अर्ली लाइफ रिवॉल्व अराउंड द सर्च ऑफ एडवेंचर को दर्शाता है यहाँ पर। और जो राइटर है, जो नरेटर है, उसकी जो जब वो ओल्ड हो जाता है ना, तो ही फील्स द कॉन्स्टेंट पुल ऑफ एडवेंचर, लर्निंग फ्रॉम हिज फैमिली एंड ड्यूटीज़।
मतलब ये है कि जो एडवेंचर के लिए जो जो नैरेटर है ना, वो एडवेंचर के लिए उसको थोड़ा सा लालच रहता है। कॉन्स्टेंटली जो एडवेंचर उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है एक तरह से, उसको अपनी फैमिली से और उसकी जो बेसिक जो ड्यूटीज़ होती है ना एक फैमिली के लिए, उनसे वो दूर कर देती है। उसको ये फील होता है व्हेन ही इज़ ओल्ड, ठीक है, अपने ओल्ड टाइम में वो ये सारी चीज़ें एनालाइज कर रहा है, वो रिकॉल कर रहा है इन सारी चीज़ों को। तो आपको इसमें से ना क्रिटिकल एनालिसिस बताना है कि क्यों ऐसा होता है कि वो ये सारी चीज़ें इस तरह से ये सारी चीज़ें आती रहती हैं, क्यों ये सारी चीज़ों इन चीज़ों को उसको फेस करना पड़ता है। तो ये आपको थोड़ा सा बता देना कि देखो यूलिसिस जो है वो एडवेंचरस तो है, बट उसको क्रिटिकली आपको बताना है थोड़ा सा यहाँ पर। ओके, फिर सेकंड है व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द मार्गरेट। जो मार्गरेट पोएम है उसका सेंट्रल आइडिया बताना है इसमें। ये जो पोएम है इसके बारे में अगर मैं बताऊँ आपको, तो ये जो टू मार्गरेट, ठीक है, ये पोएम है मैथ्यू आर्नोल्ड की, ठीक है, आर्नोल्ड की। देखो आर्नोल्ड की जो लेखनी है उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में। तो इसमें बताया गया कि ह्यूमन आइसोलेशन के बारे में बताया है इस पोएम में। ह्यूमन आइसोलेशन वो क्या होता है? मनुष्य क्या एकाकीपन, आइसोलेशन, जब एकांत में रहना जिसको अच्छा लगता है ना। तो दिस पोएम इज़ अबाउट द स्पीकर्स एक्सपीरियंस ऑफ आइसोलेशन। मतलब जो राइटर है वो अपने उसके जो अनुभव हैं एकाकी रहने के, एकांत अकेला रहने के जो अनुभव हैं, उनका सारा लेखा जोखा इस पोएम में उसने बताया है। और ही ऑल्सो कंपेयर्स द आइसोलेशन ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड में वो रहा ना इस कंडीशन में, आइसोलेशन कंडीशन में, उसको कंपेयर करता है वो लाइक है आइलैंड, कि जैसे आइलैंड पे कुछ नहीं होता ना, शांति होती है बस। तो द स्पीकर यूजेस मेटाफोर्स टू डिस्क्राइब हिज फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हिज बिलविड मार्गरेट, ठीक है, ये जो पोएम है। तो ये मार्गरेट को ही एक तरह से इस पोएम को ना वो क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूट करते हैं। जैसे कुछ आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि एक तो आइसोलेशन के बारे में ही बता देना। पॉइंट्स जैसे आप लिखोगे कि हियर आर सम ऑफ द थीम्स ऑफ द पोएम या सेंट्रल आइडियाज ऑफ द पोएम, जब आप लिखेंगे ना तो उसके आगे पॉइंट 1 लिख देना कि आइसोलेशन, अकॉर्डिंग टू हिम व्हाट इज आइसोलेशन, द स्पीकर एक्सपीरियंस आइसोलेशन इन मल्टीपल वेज इंक्लूडिंग फिजिकल सेपरेशन। एक तो फिजिकल सेपरेशन का बता देना आप, ठीक है, फ्रॉम हु, मार्गरेट, ठीक है, जो मार्गरेट से जब वो अलग हो जाता है उसके बाद के जो उसके अनुभव होते हैं। फिर कनेक्शन आ जाएगा, कनेक्शन में क्या बताएंगे, स्पीकर जो है वो ही एक्सप्रेसेस हिज डिज़ायर्स फ्रॉम फॉर कनेक्शन, जिसमें वो बिलीव करता है मॉडर्न सोसाइटी, मतलब ही बिलीव्स दैट मॉडर्न सोसाइटी लैक। कहने का मतलब है कि उसका ये मानना है कि जो आधुनिक समाज में जो संपर्क की इच्छा है ना, वो मॉडर्न वर्ल्ड में उस चीज़ की क्या है, कमी हो रही है। मतलब क्या है कि जो आधुनिक समाज है, जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना, उसमें लोग इतने मटेरियलिस्टिक हो गए हैं कि उनको कनेक्शन से, सोशल कनेक्शन जो होते हैं ना एक दूसरे के साथ, मतलब एक दूसरे को संपर्क करने की इच्छा नहीं होती, व्यक्त करने की इच्छा नहीं होती। तो आधुनिक समाज जो है ना, मॉडर्न वर्ल्ड, उसमें इसकी कमी होती जा रही है। थर्ड है होप। होप में आप बताओगे कि जो नैरेटर है ही डिज़ायर्स दैट, और यू कैन से ही विशेस that the water in the islands क्या हो जाए, reduce so that the landforms could meet again। मतलब ये है कि अगर मान लो जो ये आइलैंड्स पे जो पानी है वो कम हो जाए, ताकि जो लोग हैं जो समतल जगह पर रहते हैं वो मिल सकें, वो आइलैंड पे इजीली आके मिल सकें। फिर है फोर्थ पॉइंट में आप लिखेंगे फेथ, विश्वास। Speaker believes that God of the modern world does not provide the same hope and connection that he once did। मतलब जो मॉडर्न वर्ल्ड, आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना, उसका जो भगवान है, मतलब भगवान कौन हो गए, लोग ही तो हो गए ना। तो एक तरह से उसने उसको सिम्बोलाइज किया है कि जो मॉडर्न वर्ल्ड में जो लोग जी रहे हैं या जो अपने आप को मॉडर्न समझते हैं, उसमें क्या है ना कि जो अब उनसे आशा करना और संपर्क जो है ना, वैसा अब कुछ ऐसा फील नहीं होता। मतलब कि जो आधुनिक संसार का जो भगवान है ना, वो अब वैसी आशा और संपर्क नहीं करता जैसा वो पहले करता था, जब एक मॉडर्न वर्ल्ड से पहले का जो टाइम था। फिर आर्नोल्ड ने क्या, जो टू मार्गरेट नाम की जो स्टोरी है, इसमें जो यंग फ्रांसिस महिला लेडी हैं उसके साथ उसका जो एक रोमांटिक रिलेशन था,
वो किस तरह से मतलब सक्सेसफुल नहीं रहा, उसके जवाब में उसने यहाँ पर ये लिखा है। तो इसका सेंट्रल आइडिया लिख देना आप। उसमें क्या लिखेंगे आप कि जो सेंट्रल आइडिया है वो बेसिकली सीधा सीधा है, इसको आप बोलेंगे आइसोलेशन। ठीक है, ह्यूमन आइसोलेशन बोल सकते हैं आप लोग। बस इसके आइडिया का तो मेन वही रहेगा, ह्यूमन आइसोलेशन, इंसान का एकाकीपन, ये हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डीपर कनेक्शन ऑफ द डीपर connotation of the poem Goblin Market represents the values of the Victorian age. Do you agree? Give reasons for your answer. एक पार्ट तो इसमें ये है इसका। सेकंड है provide a critical summary of the poem The Lady of Shalott by Tennyson. तो टेनिसन की पोइट्री से तो बहुत कुछ आया हुआ है इसमें। इसको आप इस राइटर को छोड़ना मत, इसको अच्छे से मतलब करके जाना इसकी तैयारी। ठीक है, तो इसमें से आपको जो अच्छा लगे, जिसको आप इजीली लिख सकते हो, वो यहाँ पे कर लेना। मैं ये कर रही हूँ, प्रोवाइड अ क्रिटिकल समरी ऑफ द पोएम द लेडी ऑफ शैलोट बाय टेनिसन। तो टेनिसन की पोएम से ना किसी भी तरह से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, और ये भी आसान क्वेश्चन है। द डीपर कॉनोटेशन ऑफ द पोएम गॉब्लिन मार्केट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ विक्टोरियन एज। इस पोएम में जो विक्टोरियन एज को जो जिस तरह से दर्शाया गया है ना, वो आपने बताना है, और जो बताया गया है कि अगर आप उससे एग्री करते हो तो रीजन के साथ उसमें लिखना है। ठीक है यहाँ तक। सो दिस पोएम इज़ अबाउट, पहले तो देख लो राइटर कौन है, एल्फ्रेड लॉर्ड, ये इसके राइटर हैं। ठीक है, पूरा नाम अगर आप लिखोगे तो पीछे टेनिसन भी लिख देना, और इनकी पोएम का नाम है द लेडी शैलोट। ठीक है, तो ये एक पोएम है जो इट्स काइंड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन आर्ट एंड लाइफ। मतलब कला और जीवन के बीच में एक संघर्ष है, उसके बारे में ये पोएम है। और जो आर्टिस्ट है, ही वॉन्ट्स टू बैलेंस द डिज़ायर फॉर सोशल इन्वॉल्वमेंट एंड विद देयर कमिटमेंट टू द वर्क। मतलब जो आर्टिस्ट है, एक तो सबसे पहले समझ लो जो पोएम है वो एक जो नैरेटर है उसकी कला और उसके जीवन के बीच का संघर्ष दिखाती है ये। फिर जो नैरेटर है वो अपनी जो उसकी काम है, जो उसका आर्ट है, ठीक है, जो आर्ट करने की जो कला है, नहीं, जो आर्टिस्ट है वो अपनी इच्छाओं को, इच्छा क्या है उसकी, आर्ट करना, आर्ट बनाना, और जो सोशल इन्वॉल्वमेंट है, सामाजिक भागीदारी, उसके बीच में एक बैलेंस बनाना चाह रहा है। ठीक है, ये है इसका थीम सबसे पहले तो। फिर अगर आप पॉइंट्स वाइज लिखोगे, जो समरी, अगर जो क्रिटिकल समरी आप बताएंगे, जो डिटेल में बताने वाले, 4 पॉइंट लिख देना कि आर्टिस्टिक फुलफिलमेंट क्या होती हैं वो, कि जो लेडी है शी एक्सपीरियंसेस आर्टिस्टिक फुलफिलमेंट इन हर आइसोलेशन। एकाकीपन में ही उसको ये फुलफिलमेंट फील होता है, बट हर आर्ट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ रियल लाइफ। लेकिन जो उसकी जो आर्ट है ना, उसको जो रियल ऑब्जर्वेशन, मतलब जिस तरह से लोग उसको देखते हैं या लोगों को देखना चाहिए, या जो उसकी कला है वो वास्तविक जीवन के जो अवलोकन से दूर रहती है। फिर है आइसोलेशन को ही कर देंगे हम, जो मेन थीम है उसको भी एक पॉइंट बना देना कि जो शैलोट की जो लेडी है ना, इसमें वो एक आइलैंड पर रहती है, उस पर कैद कर दिया जाता है उसको, और वो उसे ना एक जाल बुनना है जो केवल मिरर के थ्रू ही वो जो आउटर वर्ल्ड है उसको देखती है। यही तो बताया ना। थर्ड पॉइंट आ जाएगा कर्स, द कर्स लिख देते हैं, अभिशाप कह लो। ठीक है, द लेडी इज कर्स्ड इफ शी लुक्स डायरेक्टली एट कैमलॉट एंड शी रिस्क द कर्स व्हेन शी फॉल्स इन लव विद सर लैंसलॉट। मतलब इसको ना एक अभिशाप मिला हुआ है कि वो जो अगर मान लो कैमलॉट को सीधे सीधे देखती है, डायरेक्ट फेस टू फेस देखती है, तो उसे श्राप लग जाएगा, कर्स होगा उसको। और जब वो सर लैंसलॉट को अगर उसके मतलब उसको प्यार करती है, उसके प्रेम में पड़ जाती है, तो भी उसको कर्स का खतरा रहेगा। ठीक है, ये उसको अभिशाप मिलता है यहाँ पे। फिर है मिरर का बड़ा रोल है इस पोएम में, है ना।
मिरर में आप बताएंगे द मिरर में कि द मिरर क्रैक्स व्हेन द लेडी लुक्स एट द रियल वर्ल्ड, कि जैसे ही वो रियल वर्ल्ड में देखती है ना तो जो मिरर होता है वो टूट जाता है। ये सिंबलाइज करता है एंड ऑफ हर आर्टिस्टिक एबिलिटीज़, जो उसकी कलात्मक खूबियाँ होती है ना उसको सिंबलाइज करता है। वो टूट जाती है, मतलब जैसे ही वो, एक तो जब वो आइसोलेशन में रहती है तो वो अपनी धुन में रहती है, अपने मन से, उसकी अपनी कल्पनाएं होती हैं, अपनी कल्पनाओं से वो चीज़ों को बनाती है, पेंटिंग्स बनाती है, एक अलग ही नेचुरल वर्ल्ड अपने आइसोलेशन के साथ साथ उसके मन में ये सब चलता रहता है। लेकिन जैसे ही उसका कनेक्शन बाहरी दुनिया से होता है, उसकी वो जो ब्यूटी होती है ना, ब्यूटी ऑफ ड्रीमिंग, जो बुन रही होती है एक अपने मन ही मन में एक जो खूबसूरती का जाल बुन रही होती है, वो कहीं ना कहीं वो मिरर जो है वो टूट जाता है। ठीक है, मतलब वो ये रहता है कि उसका आइसोलेशन ही ख़त्म हो गया ना। आइसोलेशन कहाँ होता है? जब आदमी अलग रहता है दुनिया से, अलग हर चीज़ से अलग, जैसे आइलैंड पे लोग रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो रियल वर्ल्ड में, दुनियादारी में जैसे ही आते हैं ना, तो वो अपनी उस चीज़ से बाहर आ जाते हैं जो उसको नेचुरली नेचर ने दी हुई होती है, और वो जो बनावटी चीज़ें होती हैं उनके साथ वो जुड़ जाता है। फिर फिफ्थ पॉइंट में आप उसकी डेथ के बारे में लिख देना, द लेडीज़ डेथ, उसकी मृत्यु कैसी होती है। तो जो लेडी होती है ना, शी फ्रीजेज टू डेथ वाइल ट्राइंग टू रीच कॉमलेट, मतलब वो ठंड में जब वो कॉमलेट से मिलने के लिए जाती है तो फ्रीज ही हो जाती है, मतलब क्योंकि वो कभी आइसोलेशन से कभी बाहर नहीं होती है, अपने एक पर्टिकुलर जो एक जगह बना लेती है जिसमें वो हमेशा वहीं रहती है, वहीं सोचती है, वहीं उसको सब कुछ करती है। तो जब वो वहाँ से बाहर निकलती है, क्योंकि उसने वेदर वगैरह को कुछ किसी चीज़ को एक्सपीरियंस किया नहीं होता है, बट जब वो कैमरों से मिलने के लिए जाती है तो वो बेचारी जमी जाती है, क्योंकि वो हैबिचुअल नहीं होती है इससे बाहरी वर्ल्ड से। ठीक है, फिर है द लेडी फेथ, लेडी 6 पॉइंट का नाम दे रही है, लेडीज़ फेथ। ठीक है, उसके भाग्य के बारे में क्या था? लेडीज़ फेथ कैन बी सीन एज अ वार्निंग टू विक्टोरियन वुमन अगेंस्ट स्टीपिंग आउटसाइड ऑफ द डोमेस्टिक स्फेयर, मतलब कि जो महिला है उसके भाग्य को ना विक्टोरियन महिलाओं के लिए घरेलू दायरा, जो डोमेस्टिक एक रिंग होती है ना, उससे बाहर कदम रखने के खिलाफ एक चेतावनी के रूप में बताया गया है। ठीक है, मतलब उनको ज़्यादा फ्रीडम नहीं बताई है इसमें। तो ये जो पोएम है, टेनिसन ने अपने जीवन के उन पहलुओं को इसमें थोड़ा सा प्रतिबिंबित किया है, डिस्क्राइब किया है, जिसमें अवसाद, आइसोलेशन और मानसिक बीमारी का भय, उन दोनों के बीच संघर्ष जो है वो भी इसमें शामिल है। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन पेपर पूरा हो गया है। ठीक है, अब मैं तुम्हें दूसरा दिखा देती हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये तो हमारा आज का कंप्लीट हो गया। सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक भी। मैं तुम्हें एक और पेपर दिखा रही हूँ। सो ये है जून 2023 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इसको देख लो। इसमें भी वही स्टैंजास दिए गए हैं। ठीक है, 5 स्टैंजास हैं, उसमें से कोई 4 करने हैं। इसके बाद है, देखो यहाँ पर भी द नॉवल टेल ऑफ 2 सिटीज़ से क्वेश्चन आया हुआ है, और ऑप्शन में भी द टेल ऑफ 2 सिटीज़। ठीक है, ये इससे पहले वाले पेपर में भी मैं करवा चुकी हूँ, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। टेल ऑफ 2 सिटीज़ को छोड़ना मत, अच्छे से करके जाना। फिर है एलिजाबेथ जेन आ गया यहाँ पर, है ना। द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज से क्वेश्चन आया हुआ है, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन देखो, पूरा पेपर रिपीट हुआ पड़ा है तुम्हारे सामने। ये दोनों कैस्टरब्रिज में उस पहले वाले पेपर में करवा दिया, और दोनों क्वेश्चन भी उसी से आए हुए हैं। 4th क्वेश्चन देख लो आप, क्रिटिकली एनालाइज हॉपकिंस पोएम द पीड ब्यूटी एंड द पोएम यूलिसिस। देखो यूलिसिस यहाँ भी आ गया, रिप्रेजेंट्स द प्रोटोगोनिस्ट डिज़ायर फॉर गैदरिंग नॉलेज फ्रॉम मोर देन ए डिज़ायर फॉर ट्रैवल एंड एडवेंचर। ये भी करके जाना है इसको। नेक्स्ट है आर्नोल्ड्स पोएम, देखो टू मार्गरेट, फिर से आ गया। ठीक है, मार्गरेट आया हुआ है, क्रिटिकल एनालाइज अभी मैंने करवाया है तुम्हें। पोएम टू मार्गरेट ये भी करके जाना। और गॉबलिन मार्केट ऑपरेट्स ऑन 2 levels, डिस्कस बोथ द सरफेस मीनिंग एज वेल एज द डीपर मीनिंग ऑफ द पोएम। ठीक है, तो बेसिकली जो मेन क्वेश्चन इससे पहले वाले पेपर में आए हैं वो सारे यहाँ पर भी आए हुए हैं, तो तुम वही कर लेना अगर टाइम नहीं है तो। बाकी अपनी नॉलेज के लिए थोड़े से डिफरेंट टॉपिक भी करके जाना जो इस क्वेश्चन पेपर में आप लोग देख रहे हो। जैसे कि एक तो ये है हॉपकिंस वाला आ गया, दूसरा है यहाँ पर ये, ठीक है, गॉबलिन मार्केट। ओके, समझ आ गया ना? चलो
सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।